गुड इवनिंग। स्वागत है आपका निम्बस ऐप पर। कल हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझने के लिए मिले होंगे। एक क्वेश्चन के अंदर जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके साथ में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। कल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हम छोड़ के गए थे आपको वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे वृषण हैं, जो हमारे टेस्टिस हैं, वो टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर जो हमारी दोनों थाई जांघें जो होती हैं, उन जांघों के मध्य में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप बोलते हो बेटा स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। उस स्क्रोटम के अंदर दो ओवल शेप में दो पिंड होते हैं, उन पिंडों को कहते हैं टेस्टिस। और इन्हीं टेस्टिस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं नर हार्मोन, का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन जो होता है टेस्टिस के द्वारा, वो वास्तव में कहाँ से होता है बेटा? वो होता है अंतराली कोशिकाओं के द्वारा, या अंतराली कोशिकाओं को ही हम लोग कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? लीडिंग सेल्स। क्या आंसर जाएगा? लीडिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, रज चक्र के प्रारंभ होने से, रज चक्र के प्रारंभ से हार्मोन स्रवण का क्रम क्या होता है। महिलाओं के अंदर, यहां से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, महिलाओं के अंदर जब ब्लीडिंग की क्रिया स्टार्ट होती है तो उस फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होता है बेटा, उस अवस्था को बोलते हैं मेनोपेज, सॉरी मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की या रजोदर्शन। क्या कहते हैं? मेनार्की या रजोदर्शन कहते हैं। जब महिलाओं के अंदर जब फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है, और जो फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है दोस्तों, वो होती है 12 से 14 साल की एज में। यानी कि 12 से 14 साल की जो एज होती है महिलाओं के अंदर, उसे हम प्यूबर्टी टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी टाइम कहते हैं, यौवन अवस्था। क्या कहते हैं? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था के अंदर जब प्रथम बार जब ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेनार्की या रजोदर्शन कहते हैं। महिलाओं के अंदर ये जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है दोस्तों, ये 45 से 50 साल की एज तक रहता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। तो बंद जब होता है उस अवस्था को कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। उस अवस्था को कहते हैं रजोनिवृत्ति। और इस पूरे साइकिल के प्रोसेस को कहते हैं रज चक्र या मेनिस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। ठीक है। महिलाओं के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, महिलाओं में जो ओवरी के द्वारा जो ओवम का निर्माण होता है वो केवल और केवल 50 साल की एज तक ही होता है। जबकि मनुष्यों के अंदर, पुरुष के अंदर, पुरुषों में जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, स्पर्म का जो निर्माण है, वो आजीवन होता है बेटा। वो मरते दम तक होता है, उसके अंदर स्पर्म लगातार बनते रहते हैं। जबकि महिलाओं के अंदर जो ओवम होता है, जो अंडे होते हैं, वो लगातार नहीं बनते। वो कब तक बनते हैं बेटा? 50 साल तक ही बनते हैं महिलाओं के अंदर। यानी कि एक महिला जब प्रेग्नेंट कब तक हो सकती है? 50 साल की एज तक हो सकती है। 50 साल के बाद में महिलाओं से बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे रीजन ये है, महिलाओं में ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है 50 साल तक, जबकि पुरुषों के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है, रज चक्र या मेनिस्ट्रुअल साइकिल क्या जो होता है कि प्रारंभ से हार्मोनों का सीक्रेशन का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन होता है बेटा? एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन का पूरा नाम होता है। क्लियर? दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये नाम क्या है बेटा? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है बेटा एस्ट्रेडियोल हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रेडियोल हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को हम फीमेल हार्मोन कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल के अंदर ही होता है, और फीमेल और मेल में जो डिफरेंस होता है वो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसी की वजह से होता है बेटा। ठीक है। थर्ड हार्मोन होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है बेटा ये किस में हेल्प करता है? मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। आगे डिस्कस करेंगे, जब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन और आएगा तब बताएंगे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता क्या है। ठीक है। तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके अंदर जो हार्मोनों के सीक्रेशन का जो क्रम होता है वो क्या होता है? सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा क्या? एस्ट्रेडियोल हार्मोन। तीसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? किसके लिए जिम्मेदार होता है? यही प्रेग्नेंट हार्मोन भी कहते हैं इसको। जो प्रेग्नेंट होती है महिला वो इस हार्मोन के अभाव में नहीं हो पाती, इस हार्मोन की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है या होना बंद हो गया है तो ऐसी महिलाओं के अंदर गर्भ का धारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक इसको जान लो कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन भ्रूण के निर्धारण में या उसके रोपण में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर? तो इसका क्रम बेटा यही है, पहला ही सही है इसका क्रम। ठीक है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। पूंछ का निर्माण बोले तो अरे आप सभी जानते हो हमारा स्पर्म कैसा होता है। हमारा स्पर्म जो होता है बेटा वो इस तरह से होता है। गलत बना दिया, गलत बना दिया। थोड़ा समझ लो बेटा, इस तरह से होता है हमारा स्पर्म। ये क्या है बेटा? हमारा स्पर्म, और इसका जो स्पर्म का ये वाला जो हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? ये वाला हिस्सा कहलाता है एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। क्लियर? ये वाला जो हिस्सा है बेटा ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट होता है? न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका मध्य वाला जो हिस्सा होता है पूंछ का, इसमें पाए जाते हैं बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा? और पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, ध्यान देखिए बेटा, यहां पर एक क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, स्पून सेफ होता है सर, एफएसएच हार्मोन से। एक्रोसोम, न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं। यस यस। अब सुनिए बेटा, स्पर्म जो होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। अब पूंछ कौन सी है बेटा? ये जो आपका स्पर्म है ना स्पून शेप में, ये जो इसका टेल भाग होता है, ये कौन सा भाग होता है? टेल। अब ये पूछ रहा है कि इस टेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। ठीक है बेटा, तो मध्य में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो स्पर्म होते हैं ये गतिशील होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं। आप इनको जब मादा की योनि में जब स्खलन होता है, इजेकुलेशन होता है, उस वक्त इन स्पर्मों के अंदर जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वो गति कैसे हो पाती है बेटा? स्टार्टिंग में जो होते हैं आपके स्पर्म वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, गतिशील होते हैं। लेकिन जब अंदर पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी कहां से आ रही है? तो ध्यान रखना बेटा, जो मिडिल पार्ट होता है स्पर्म का, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइट्रोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होते हैं? ऊर्जा से संबंधित। भाई ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसी स्पर्म के अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक सेंट्रियोल इससे थोड़ा सा दूर प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो दो सेंट्रियोल होते हैं। ये जो दूरस्थ, अब दूर है तो इस सेंट्रियोल को हम क्या नाम दे देंगे? डिस्टल सेंट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये जो टेल है ना बेटा, टेल, इस डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा ही इस टेल का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ जी, एनर्जी फैक्ट्री कहते हैं। तो इस डिस्टल जो सेंट्रियोल होता है इसी के द्वारा इस टेल का निर्माण होता है। ठीक है, ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा मैं आपको।
एक्चुअली में क्या होता है, सेंट्रियोल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आपने एक चीज देखा होगा, हमारे बॉडी की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता, जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता। कौन सी कोशिकाएं होती हैं हमारे बॉडी की जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता? एक बार जो बन गई, बताओगे आप में से कोई भी? ऐसी हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता? एक बार जब बन गई बचपन से, वो ऐसी की ऐसी रहती हैं आजीवन। है दोनों में से किसी के पास आंसर? नो आइडिया। हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं बेटा, हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, उन सेलों में नर्वस सेल्स जो होती हैं, उन सेलों के अंदर डिवीजन नहीं होता। एक बार जैसी बन गई वो आजीवन ऐसी रहती है। इसीलिए आपसे आग्रह है, ज्यादा स्ट्रेस न पालें, ज्यादा तनाव न पालें, क्योंकि आपकी कोशिकाएं नष्ट नहीं करनी, फिर दोबारा रीजनरेट की कैपेसिटी नहीं होती ब्रेन की सेल्स में। समझ रहे हैं बात को? ब्रेन की सेल्स में रीजनरेशन, अगर ब्रेन की सेल्स के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती तो अगर कैंसर भी हो जाता ना बेटा, तो कैंसर का इलाज बहुत आसानी से हो जाता, प्रॉब्लम नहीं आती। अभी ब्रेन ट्यूमर के जब इलाज करते हैं तो बेटा उसमें ज्यादा खतरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर वहां की सेल एक बार डेस्ट्रॉय हो गई तो उनमें रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती, वो दोबारा से नहीं बनती। एक्चुअली में बॉडी का कोई भी पार्ट होता है, उसका जब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, चीड़-फाड़ करते हैं, काट-पीट करते हैं, तो बहुत सारी सेल्स हमारी नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो हमारी ब्रेन की सेल में क्यों नहीं होती, ब्रेन की सेल में सेल डिवीजन? क्योंकि उन कोशिकाओं में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल की एब्सेंस के कारण हमारी नर्वस सेल्स में क्या है बेटा, डिवीजन नहीं पाया जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल। तारक केंद्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बड़ी समस्या है इसकी। अंडाणु झिल्लियों का दिख रहा है बेटा? अंडाणु झिल्लियों का क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या होता है? ठीक है बेटा, पढ़ाए कभी अंडाणु? ओवम पढ़ाए? ओवम? अरे भैया, ओवेरी के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? अंडे का। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है? टेस्टिस से। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म वाई टेस्टिस कॉल्ड इज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर बेटा? दूसरी टर्म है फॉर्म ऑफ द ओवम बाई ओवेरी कॉल्ड इज oogenesis। अब जो ओवम होता है, इस ओवम के अंदर बेटा 3 लेयर प्रेजेंट होती है। मान के चलो ये ओवम है, तो इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है बेटा। मेम्ब्रेनस, 3 मेम्ब्रेनों से बनी हुई झिल्ली होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये इनका क्रम पूछ रहा है। इन क्रमों के अंदर सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? ये बाहर से अंदर की ओर पूछ रहा है। बाहर वाली कौन सी है? सबसे पहले वो आएगी, सेकंड नंबर पे फिर कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी मेम्ब्रेन होती है। तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा जोना पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा सबसे अंदर की लेयर होती है। कोरोना रेडिएटा ये मध्य की लेयर होती है। थीका स्तर ये सबसे बाहर का स्तर होता है। ये क्रम अंदर से कैसा है? बाहर की ओर है। दूसरा क्रम है थीका स्तर, बिल्कुल राइट। कोरोना रेडिएटा बिल्कुल सही है। जोना पेलुसिडा बिल्कुल सही है। सबसे इनर लेयर कौन सी होती है बेटा? जोना पेलुसिडा होती है। मिडिल लेयर कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। कौन सी होती है? कोरोना रेडिएटा होती है। और आउटर लेयर ऑफ द ओवम कॉल्ड इज थीका लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? थीका लेयर कहते हैं। तो ये लेयरों का क्रम याद कर लो। जो ओवम होता है, ओवम के चारों तरफ 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर बेटा? 3 लेयर होती है मेम्ब्रेनस। तो आउटर मेम्ब्रेन थीका होती है, मिडिल लेयर आपकी कोरोना होती है और इनर मेम्ब्रेन आपकी जोना पेलुसिडा होती है। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, हालांकि इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पक्षियों के जो एग होते हैं, एविस वर्ग के जो एग्स होते हैं, उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहां से है उनके अंदर? ठीक है, जो कवच होता है, जो बॉडी सरफेस का निर्माण करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहां से है बेटा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा?
गर्भाशय से, गर्भाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूट्रस कहते हैं। अंडाशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? ओवेरी कहते हैं। आमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? स्टोमक कहते हैं। तो पक्षियों के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच प्रेजेंट होता है, उस कवच के निर्माण में वो कहां से तैयार होता है बेटा? कवच का कहां पर बनता है? वो स्टोमक के अंदर बनता है। कहां पर बनता है? स्टोमक के अंदर बनता है। ठीक है, रट लेना कि ज्यादा डीप में चले अंदर, बताइए डीप में चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गैस्ट्रुला की गुहा जिसमें आहार नाल का विकास होता है। हमारे अंदर बेटा कुछ अवस्थाएं होती हैं जब एम्ब्रियो सफिशिएंट है। कई लोगों को तो ऐसा भारी लगते हैं ये बायोलॉजी की टर्म, साला सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया है इनको बायोलॉजी को, है ऐसा सोचते हो ना? तो बेटा बायोलॉजी को तो लेके आप दिन भर घूमते हो, आपके पास ह्यूमन बॉडी है, यही तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम, और क्या पढ़ते हैं? और इसी से संबंध, आपकी बॉडी से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो कम से कम हमें हमारे शरीर के बारे में तो पता होना चाहिए पूरी चीजें। फिर भी कई लोगों को यही पता नहीं। अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, लव करने निकले हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उनको यही पता नहीं हमारे स्पर्म कहाँ पर बनते हैं बहुत सारे 80% ऐसे। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? चलिए, गैस्ट्रुला हमारा जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या यूं कहें जब स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप एक चीज, एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जायगोट। और जायगोट के बाद में बहुत सारी अवस्थाओं में जायगोट कन्वर्ट होता है। मोरुला स्टेज आ गई, गैस्ट्रुला अवस्था आ गई, ब्लास्टोसील अवस्था होती है। देयर आर सो मेनी स्टेज। जब आपका भ्रूण डेवलप हो रहा होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारी अवस्थाओं से वो भ्रूण को गुजरना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गैस्ट्रुला की गुहा, ये जो कैविटी होती है गैस्ट्रुला की कैविटी, जिससे आहार नाल का विकास होता है, आखिर इस गैस्ट्रुला को क्या कहते हैं या क्या होती है, और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है बेटा आर्केंट्रॉन। क्या होता है बेटा? आर्केंट्रॉन। अब ऐसे से नाम है कि इनको अगर मैं समझाने बैठ गया तो पूरा 1 घंटा चाहिए बेटा एक लेक्चर में, समझ रहे? तो फिर भी आप रट लो। हालांकि मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा और आपका ब्रेन मैपिंग के लिए क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न कहां पर होती है? ठीक है, कहां पर होती है ये तो आप जानते होंगे। मनुष्य के अंदर जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहां पर होता है? कहां पर होता है? जवाब दो यार। निषेचन का मतलब समझते हो? अभी मैंने बोला था ना निषेचन किसे कहते हैं। अरे भाई, पुरुषों के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस को क्या बोलते हैं? वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। महिलाओं के अंदर क्या होती है? ओवेरी होती है। ओवेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। टेस्टिस के द्वारा किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। अंडाशय को, अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवम को क्या कहते हैं हिंदी में? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? हाँ, फर्टिलाइजर कहलाता। अब देखिए, अब टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर बेटा? और स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन। क्लियर? ध्यान रखने, टर्म आती है एग्जाम में। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? oogenesis कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। अब ये दोनों स्पर्म और ओवम, इन दोनों का मिलना, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन कहलाता है।
निषेचन कहलाता है। अब आखिर ये निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये निषेचन की क्रिया होती है कहाँ पर, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है बेटा, ये होती है फेलोपियन ट्यूब। क्या होती है मादा के अंदर, फेलोपियन की ट्यूब प्रेजेंट होती है इस तरह से, और ये होता है बेटा महिला का गर्भाशय, यूट्रस जिसको आप कहते हो, ठीक है बेटा। और ये इस तरह से नीचे की साइड में आती है, और यहां से बेटा ये ओभार वाला हिस्सा है, और यहाँ पर 2 ओवेरी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, 2 ओवेरी प्रेजेंट होती है। ये ओवेरी बेटा किससे जुड़ी होती है, ये मसल्स नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है अंदर की साइड में, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है मादा। ये तो कौन सा पार्ट हो गया, वेजाइना, योनि वाला हिस्सा हो गया। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, सर्विक्स कहते हैं इसको, सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं यूट्रस कहते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ओवेरी कहते हैं, क्लियर। तो महिलाओं के अंदर कितनी ओवेरी होती है, 2 ओवेरी होती है, ठीक है। अब देखिए इस पूरी की पूरी नली को क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबलाइक जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, इसको पूरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं बेटा ओविडक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। अब देखिए घुमावदार जो स्थान है बेटा, ये वाला स्थान गौर से देखिए दोनों ओर, ये थोड़ा सा घुमाव वाला भी है और थोड़ा सा उभरा हुआ भी है। जैसे आपकी ये हैंड हो गया, इस हैंड को अगर मैं ऐसे मोड़ूं तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा थोड़ा सा उभार हो गया, बाहर की ओर निकल गया। तो इस वाले हिस्से को, उभार वाले हिस्से को, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो उभार वाला हिस्सा है तो ये फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, लेकिन इसमें उभार बन गया, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इसको नाम दे दिया एम्पूला। क्या नाम दे दिया बेटा, एम्पूला। देखो अगर एम्पूला अगर ऑप्शन में है, फेलोपियन एम्पूला अगर ऑप्शन में है, तो आपका फर्टिलाइजेशन के लिए आंसर एम्पूला ही जाएगा। और अगर एम्पूला ऑप्शन में नहीं है, उस कंडीशन में आपका आंसर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कह सकते हो। समझ रहे हैं बेटा आप लोग। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, जो स्पर्म और ओवम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, वो कहां पर है बेटा, वो एम्पूला वाले हिस्से में होता है। ये होता है एम्पूला वाला हिस्सा। समझ में आया, नहीं भूलोगे एम्पूला कहां होता है, एम्पूला फेलोपियन ट्यूब का उभरा हुआ हिस्सा होता है, बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, उभार वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसको एम्पूला कहते हैं, और एम्पूला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो एम्पूला फेलोपियन ट्यूब आ गया ना आंसर आपका, ठीक है। गर्भाशय में नहीं होता, गर्भाशय में क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होगा, जब यहाँ पर निषेचन हुआ, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम जायगोट कहते हैं। वो जायगोट इसकी दीवारों पर आएगा, फिर धीरे धीरे जायगोट अंदर की साइड में जाएगा, फिर यहाँ पर आपका बच्चा डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। कुछ क्वेश्चन तो इतने खतरनाक देती हैं आपको। विदलन को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा क्लीवेज। विदलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप 16 से 32 कोशिकाओं की बेस गेंद सहतूत नुमा जैसी संरचना क्या कहलाती है। विदलन हो गया तो क्लीवेज, विदलन को अंग्रेजी में कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज के परिणाम स्वरूप 16 से 32 कोशिकाओं की एक आपस में एक गेंदनुमा एक स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, बहुत सारी स्टेजों से अपन को गुजरना, क्लीवेज बोलते हैं बेटा। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन, और विदलन की क्रिया के परिणाम स्वरूप विदलन में क्या होता है कि जो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद में उसमें कुछ मतलब स्टेज होती हैं। जायगोट के बनने के बाद में क्लीवेज स्थिति जो आती है, इसमें क्या होता है बेटा, डिवीजन होता है। विदलन कोई अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, विदलन एक अवस्था है जिसके अंदर सेल में डिवीजन होता है, एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन होता है, और लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 16 से 32 कोशिकाओं की जो एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उस गेंदनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं,
ठीक है। तो विदलन के परिणाम स्वरूप या क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जिसमें 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उस अवस्था को ब्लास्टूला, गैस्टूला या मोरूला मोरूला कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। इन स्टेजों को नाम दिया गया है बेटा, ये अलग अलग, ठीक है। जो आपका जायगोट का जो निर्माण होता है ना, जायगोट के बाद में बहुत सारी स्थिति पोजीशनों में आपका एम्ब्रियो आगे डेवलप होता है। गैस्टूला हो गया, ठीक है, गैस्टूला हो गया, आपका ब्लास्टूला हो गया, मोरूला हो गया, ये सारी अवस्थाएं उसके अंदर, ठीक है। तो ज्यादा टाइम अपन खराब नहीं करें, आपको सिर्फ इतना सा रटना है, मोरूला होती है। हालांकि इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन कुछ इस तरह के डाल दिए इस पेपरों में, तो वो आपकी एग्जामों में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। शरीर का ताप स्थायी केंद्र होता है। कल हमने डिस्कस किया था बेटा, ब्रेन बनाया था हम लोगों ने, और ब्रेन इस तरह से हमने आपको बनाया था, ये हमारा ब्रेन हो गया, और ब्रेन के कुछ पार्ट बताए थे हमने, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हाइपोथैलेमस हो गया, ये आपका थैलेमस वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर मेंडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, यहाँ पर आपका पोन्स वाला हिस्सा हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया। यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट बताया था बेटा, कौन सा वाला पार्ट बताया था कल? सेरेबेलम बताया था। सेरेबेलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं, और अनुमस्तिष्क को ही और क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? छोटा दिमाग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, वो कहां पर होता है बेटा? कल बताया था मैंने, हमारे बॉडी के अंदर हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर, हमारी जो भूख होती है उसको कंट्रोल करने का सेंटर, हमें जो प्यास लगती है, कितना पानी पीना है, कब पीना है, इन सारी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर? याद आया कुछ? छोटा दिमाग, हाँ जी। देखो, शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बेटा किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का। किसका पार्ट था? फोर ब्रेन का। याद आया? कल पूरी रामायण बताई थी मैंने आपको इससे संबंधित, फोर ब्रेन का। तो आपके शरीर के अंदर, और यही हाइपोथैलेमस आपके अंदर प्यार, जो प्यार होता है ना बेटा, वो प्यार से संबंधित जितनी भी फीलिंग्स हैं वो कहां पर होती हैं? हाइपोथैलेमस में होती है। नफरत की जितनी भी फीलिंग्स हैं, घृणा की जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो कहां पर होती हैं? हाइपोथैलेमस में होती हैं। और आपको अगर कोई छोड़ के चला जाए, दिल तोड़ दे कोई आपका, तो वो दिल फिर नहीं टूटता बेटा, वो क्या टूटता है आपका? हाइपोथैलेमस टूटता है, ठीक है। ध्यान रखना, कल हमने डिस्कस किया था, हाँ जी। इमोशंस, सारे इमोशंस यहीं होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा फीमेल यूरिन में किस हार्मोन की उपस्थिति प्रेगनेंसी टेस्ट है? अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखिए, समझने का प्रयास करना मैं जो बोल रहा हूं आपके अंदर। एक दिन हमने शायद क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए हमने आपको बताया था कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, कहां पर होता है बेटा? यूट्रस के अंदर जब बच्चा होता है तो इस बच्चे को न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है बेटा? इस संरचना को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं अपरा। क्या कहते हैं बेटा? अपरा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के द्वारा, ध्यान से सुन लेना, न्यूट्रिशन का काम तो ये करता ही है। बच्चा जो गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, उस कंडीशन में बच्चे को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? कौन सी स्ट्रक्चर के माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से। और प्लेसेंटा को ही हिंदी में कहते हैं बेटा अपरा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण के अलावा, जो बच्चा जब पोषण करेगा तो निश्चित है उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट पदार्थ तो बनेगा ही भाई, मल का निर्माण होगा, तो वो मल का त्याग भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा करता है। मल का त्याग हो गया, पोषण का काम हो गया। अब भाई श्वसन की क्रिया भी तो कर रहा होगा ना बच्चा अंदर, तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो करता है, ठीक है, उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है इसी प्लेसेंटा के माध्यम से होती है बेटा। तो किस किस में हेल्प करता है प्लेसेंटा? देखो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। प्लेसेंटा किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, आपके मल त्याग में डिफिनेशन में हेल्प करता है, आपके थर्ड में किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अब देखिए आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसी प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन का निर्माण होता है जिस हार्मोन को बोलते हैं एचसीजी हार्मोन। क्या कहते हैं? एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। नाम बड़ा अजीब लगा। प्लेसेंटा के द्वारा एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उस हार्मोन को कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक
ट्रॉपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ना बेटा, ये अगर गर्भवती महिला हो जाती है कोई, तो उसका पता कैसे लगाते हैं, उसके यूरिन को चेक करते हैं। उसके यूरिन में अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है तो महिला क्या मानी जाती है, हाँ भाई महिला प्रेग्नेंट हो गई है। समझ रहे हैं आप बात को? कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हाँ बहुत ही अजीब है। अच्छा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, पूरा नाम लिख देता हूं बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है बेटा। अब बताने के लिए तो बेटा बायोलॉजी में इतना सब कुछ है, बताने के लिए तो इतना कुछ है कि मतलब मेरी इच्छा होती है मैं आपको पूरा ज्ञान दूं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा हों, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा हो। आजकल की जो जनरेशन पैदा हो रही है, आपने देखा होगा बेटा, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डिक्रीज हो गई, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है दिनों दिन। हम बेटा उस युग में आ चुके हैं जहां पर हम हेल्थ से संबंधित बात ही नहीं करते किसी से, हम सिर्फ एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगारी की, आपके सड़क निर्माण की, लाइट निर्माण की, आप इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मैंने आज तक किसी भी नेता को या समाज को हेल्थ के प्रति जागरूक अवस्था में नहीं देखा, हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। उधर वो इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि उधर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। अरे एक चीज बताइए, जब आप सुंदर नहीं दिखोगे तब आपकी हेल्थ, शरीर आपका अच्छा नहीं होगा, आप हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, आपके बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे, उनके अंदर हजारों बीमारियां होंगी, तो फिर ऐसे विकास का क्या मतलब, उस पैसे का क्या मतलब बेटा है? छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, लंबाई नहीं बढ़ रही, शरीर भी ऐसा नहीं लगता। हाँ जी बेटा, कल से रेगुलर बायोलॉजी की क्लास सुबह मॉर्निंग में 7:30 से 9:30 तक लाइव क्लास रहेगी, ठीक है ना? तो बेटा हेल्थ पे भी पूरा फोकस कीजिए, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये एचसीजी हार्मोन अगर महिलाएं के अंदर यूरिन में अगर प्रेजेंट है तो महिलाएं प्रेग्नेंट मानी जाती हैं। तो इस हार्मोन को, एचसीजी हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन भी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन है बेटा? एचसीजी। तो यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लें, निम्नलिखित में से एचसीजी हार्मोन का सीक्रेशन कहां से होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा क्या है मैंने आपको बता दिया, एक स्ट्रक्चर होती है जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? इसके द्वारा बच्चे को न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, उसके मल का त्याग हुआ, ये सारे फंक्शन होते हैं। देखो एक छोटी सी चीज से कितने सारे क्वेश्चन बन गए और आपके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चीजों को समझने का प्रयास करना बेटा, कोई भी चीज को आप इस तरह से ना लें कि यार सर टाइम पास कर रहे हैं या कुछ ज्यादा बता रहे हैं। मेरा ज्यादा बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपको ज्यादा चीजें समझ में आए, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एचसीजी। मादा यूरिन, फीमेल जो यूरिन होता है उसके अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? एचसीजी। एचसीजी हार्मोन का सीक्रेशन किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। एचसीजी हार्मोन का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर बेटा? चलिए आगे। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, भाई हमारे बॉडी के अंदर याद कीजिए, मैंने आपको 3 प्रकार की ग्लैंड बताई थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक बताई थी मिक्स्ड ग्लैंड। और एकमात्र हमारे शरीर में मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है? पैंक्रियाज ग्लैंड। क्लियर? आप ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? ओवेरी, ब्रशन, गर्भाशय, प्लेसेंटा। तो ये तो है ही है बेटा, सारी चीजें देखो, इसमें क्वेश्चन गलत दे दिया बेटा, ठीक है? तो निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कौन करता है बेटा? अभी मैंने डिस्कस किया था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये तो करते ही है, ये तो बनाते ही है, लेकिन प्लेसेंटा अपने आप में कोई ग्लैंड तो है नहीं, एक संरचना है जिसके द्वारा वो न्यूट्रिशन से संबंधित होती है, लेकिन कुछ मात्रा में इससे कुछ हार्मोनों का भी निष्कासन होता है, जैसे कि अभी एचसीजी हार्मोन देखा था। तो प्लेसेंटा, हाँ, हमारे शरीर में हार्मोनों का सीक्रेशन कौन सी वाली ग्लैंडों के द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाए हुए पदार्थों को ही हार्मोन कहा जाता है, ठीक है बेटा? तो हमारे शरीर में हार्मोनों का निर्माण प्लेसेंटा के द्वारा भी हो रहा है, तो एक तरह से प्लेसेंटा भी क्या है? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड ही होती है, ठीक है बेटा?
तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भ्रूणीय परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? कहाँ गए यार, तुरंत ही तो सारी चीज गायब हो जाती है। हाँ, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हो आप लोग? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन एंजाइम। बेटा एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा हार्मोनों का ही सीक्रेशन होता है। किसका होता है? एंजाइम बेटा प्रोटीन से बने होते हैं, उनके बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं। इनके बारे में आगे डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित, ठीक है बेटा। अभी तक तो ये जान लो कि 3 प्रकार की जो ग्लैंड हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिस्क ग्लैंड। उनमें से जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके द्वारा जितने भी पदार्थों का सीक्रेशन होता है वो सबके सब क्या बनाते हैं? हार्मोन बनाते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर एक जैसे लीवर, लीवर को आप लोग ग्लैंड बोलते हो नहीं बोलते हो? ग्रंथि बोलते हो। और वास्तव में लीवर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी है बेटा, ग्रंथि थोड़ी होती है। हमारे बॉडी में वह कोई ऑर्गन जिसके द्वारा किसी भी जूस का सीक्रेशन होता है या किसी हार्मोन का सीक्रेशन होता है, उनको बोलते हैं बेटा ग्रंथियां। उनको क्या बोलते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। अब इनके बारे में बेटा कभी डिस्कस करेंगे, कल बायोलॉजी की लैब क्लास आ रही है तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को समझ लें, ठीक है बेटा। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर होती है बेटा। अगर वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो आंसर जाएगा लीवर। और अगर आपसे कंडीशन लगा दे सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। सबसे छोटी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पीयूष ग्लैंड होती है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे बेटा। निम्न में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले जब भ्रूण डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है स्पर्म और ओवम के मिलने से। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है बेटा, स्पर्म और ओवम जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना बेटा, उस क्रिया को कहते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इन दोनों के आपस में मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सिनेप्स, सॉरी, इन दोनों की क्रिया में आपस में मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जब ओवम और ओवेरी दोनों ओवम आपस में मिलता है तो क्या बनता है बेटा? युग्म नज का निर्माण होता है। क्या बनता है? युग्म नज। इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? युग्म नज कहते हैं। और युग्म नज को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? जाइगोट, युग्मनज। तो ये युग्मनज है, जाइगोट है। अब जाइगोट जो होता है बेटा, उसको हमारे यूट्रस के अंदर लाने में कौन कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? अभी मैंने आपको बताया था, जाइगोट को यूट्रस के अंदर लाने में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब जैसे ही जाइगोट आपके यूट्रस के अंदर आएगा तो फिर वहां पर क्या होगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो फिर डेवलप होना स्टार्ट करेगा। तो एक तरह से आपके भ्रूण के रोपण में यूट्रस के अंदर जैसे आपका जाइगोट आया तो क्या हुआ? एम्ब्रियो आपका रोप दिया गया यूट्रस के अंदर। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी, उसको एक हार्मोन का नाम है बेटा, उसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ठीक है। किसको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर है महिला के अंदर तो ही बच्चे का गर्भ धारण होगा। अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो बच्चे का कभी भी गर्भधारण नहीं हो सकता, बच्चा नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट का निर्माण हुआ, वो जाइगोट यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा। यूट्रस के अंदर नहीं आ पाएगा तो फिर महिला कहां से प्रेग्नेंट होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होने से मतलब ये जरूर नहीं है कि बच्चा डेवलप ही होगा। बच्चा कब डेवलप होगा? जब वो जाइगोट यूट्रस के अंदर आएगा। और यूट्रस के अंदर वो जाइगोट कौन लेके आएगा? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं बेटा?
क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार हार्मोन कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनने वाली संरचना कौन सी होती है बेटा, नेत्र नहीं होते, फेफड़े होते हैं, हार्ट नहीं होता, न्यूरल प्लेट नहीं होती। तो सबसे पहले डेवलप होने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, सबसे पहले फेफड़े बनते हैं बच्चे के अंदर। क्या बनते हैं, फेफड़े बनते हैं। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार निम्न में से एक्टोडर्म जनन स्तर से बनने वाला अंग कौन सा है। अच्छा, एक्टोडर्म क्या होती है, ये क्या होती है, जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है ना बेटा, तो भ्रूण के अंदर 3 लेयरों का निर्माण होता है। कितनी लेयरों का निर्माण होता है, 3 लेयरों का निर्माण होता है। ठीक है, और इन लेयरों का नाम क्या होता है, सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म, मिड जो लेयर होती है इसको बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे इनर की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं बेटा एंडोडर्म। अब ये क्या होती है, किस तरह से संरचनाओं को बनाती हैं, हमारी बॉडी बेटा इन तीनों ही लेयरों से बनकर इसका निर्माण होता है। और इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से हमारा लीवर है, एक्टोडर्म है या मीजोडर्म है या एंडोडर्म है। हमारा निम्नलिखित में से हार्ट का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जितनी भी ऑर्गन हमारे हैं बेटा किससे डेवलप हुए हैं, सारे इन तीनों जनन स्तरों से आपके डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से एक्टोडर्म जनन स्तर से बनने वाला अंग कौन सा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर निम्न में से एक्टोडर्म जनन स्तर से बनने वाला ऑर्गन कौन सा है बेटा, आपका नेत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आई होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर जो आपकी आंखें होती हैं वो एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन है बेटा वो आपको रटने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं डिटेल से नहीं समझा सकता। कल से जो लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें आपको पूरा डिटेल से मिलेगा। ठीक है बेटा, क्या लिखे बेटा, लिख तो दिया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कल और मैं आपको थ्योरी में काफी डिटेल से बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। एक्टोडर्म जनन स्तर के द्वारा बनने वाली जो संरचना है बेटा कौन सी है, नेत्र, पेशियां नहीं होती, मूत्राशय नहीं होता, किडनी नहीं होता। निम्न में से कौन सी, वो लिख दूंगा सारी, वो आपको पूरी सीट मिल जाएगी। वो कौन सी चीज किससे द्वारा बनती है बेटा, ठीक है, वो कल मैं आपको क्लास में बता दूंगा, थ्योरेटिकल वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एंडोडर्म जनन स्तर से बनती है। अब एंडोडर्म जनन स्तर से कौन सी ग्लैंड बनती है बेटा, आपकी ओवेरी बनती है। क्या बनती है बेटा, ओवेरी बनती है। ये सारी मैं कल आपको लिस्ट दूंगा बेटा। ठीक है, कौन सी बनती है बेटा, ओवेरी। ओवेरी का निर्माण किसके द्वारा होता है, एंडोडर्म से होता है। किससे होता है बेटा, एंडोडर्म से। जनन स्तर जो सबसे इंटरनल जो लेयर होती है ओवेरी की, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडाशय या ओवेरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, शुक्राणु का पोषण करने वाली कोशिकाएं। अब वही क्वेश्चन आ गया बेटा, आपका जो शुक्राणु होता है ना बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को देखना समझना। आपका एक टेस्टिस को मैंने निकाला। टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे दोनों जांघों के मध्य में जो थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। और इसी स्क्रोटम के अंदर दो अंडा के समान संरचनाएं होती हैं, ओवल शेप में होती हैं, उनको बोलते हैं ब्रशन। क्या बोलते हैं, ब्रशन। गोल गोल जो होती है ना बेटा दो संरचनाएं, उनको बोलते हैं ब्रशन या टेस्टिस कहते हैं। अब एक टेस्टिस को मैंने बाहर निकाला और उसको अगर मैं काट के देखूं ना बेटा, तो अगर जब ब्रशन को, टेस्टिस को अगर मैं काट के देखूं तो किस तरह की संरचना नजर आएगी, वो इस तरह की संरचना नजर आती है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर बेटा बहुत छोटे छोटे इस तरह से खाने नजर आते हैं आपको ब्रशन के अंदर, इस तरह की संरचना नजर आती है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर होती है ना बेटा, जो कोष होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टेस्टिस सैक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक। अगर वो टेस्टिस को बीच में से काट दें और एक काटा हुआ भाग आपको नजर आ, अरे टमाटर को आप कभी बीच में से काटते हो कैसा नजर आता है, दो हिस्से अलग अलग नजर आते हैं। अच्छा, रेगुलर कोर्स में नहीं है आप, प्रैक्टिस ही कोर्स ज्वाइन कर रखा है। आप करके देखो बेटा, बायोलॉजी में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है,
ज्वाइन कीजिए रेगुलर क्लास सारे बच्चे। तो बेटा मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर नहीं कर सकता ना, समस्या ये है। कल आ जाइए, अगर आपको अच्छा लग रहा है बायोलॉजी के टेस्ट पेपर में सही करा रहा हूँ, नॉलेज आपको दिखती है, तो कल ज्वाइन कीजिए लाइव क्लासेस, उसमें भी एडमिशन लीजिए, कहाँ समस्या है, पढ़ना तो है ही है। और कोई चीज़ अगर मान के चलो अपन को एक्स्ट्रा मिलती है तो इन फ्यूचर हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा समझने को मिलता ही है। बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ, आपके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हम बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से तो हम इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर के बारे में पता ही नहीं है। समझ रहे हैं? आपका बच्चा कैसा होना चाहिए, कौन सी अवस्था में आपको सेक्स करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, तो आपको कभी डिस्कस करेंगे। आप ज्वाइन कीजिए लाइव क्लासेस कल से सुबह मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 9:30 तक। और भी बच्चों को आप बताइए कल से जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसमें आप एडमिशन लें। 3,000 का है सर, एक 3,000 का है, क्या है एक 3,000 का? अच्छा 7500 रुपये दिए थे। ओके बेटा मैं कल बताऊंगा आपको, पूरा चैप्टर बता दूंगा, ठीक है, पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। खुश, नाराज मत होइए, कल मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। ओके ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा, थ्योरी क्लास पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर होता है। अब क्वेश्चनों में मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवा नहीं कर सकता, समझ रहे बेटा, मेरी भी प्रॉब्लम समझिए आप थोड़ा सा। चलिए, शुक्राणु का पोषण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को जब हम काटा तो टेस्टिस के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है। अब ध्यान से देखिए बेटा, चलो नीली बना लेते हैं, इनको हरी बना लेते हैं। इसके अंदर जो ये टेस्टिस सैक है ना बेटा, थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही, इनके अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे नलिकाएं होती हैं बेटा, ठीक है, ऐसी ऐसी नलिकाएं होती हैं। इनकी संख्या होती है 2 से 3, ठीक है बेटा। प्रत्येक कोष में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है, ये इस तरह की संरचना हो गई। इनकी संख्या कितनी होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चरों की? मतलब ये जो सैक है इनके अंदर संख्या में 2 से 3 नलियां प्रेजेंट होती हैं। इन नलियों को क्या कहते हैं बेटा? इन नलियों को कहते हैं सेमिनीफेरस ट्यूबल्स। क्या कहते हैं बेटा? सेमिनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। और सेमिनीफेरस ट्यूबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र नली या शुक्रवाहिनी। अब देखिए बेटा, ये जो सेमिनीफेरस जो ट्यूबल्स है ना बेटा, इन्हीं के द्वारा आपके स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस के अंदर जो आपकी सेमिनीफेरस जो ट्यूबल्स होती हैं, उन ट्यूबल्स के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? पहली बात, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। टेस्टिस के द्वारा होता है स्पर्म का निर्माण, लेकिन टेस्टिस के अंदर भी किसके द्वारा? सेमिनीफेरस ट्यूबल्स के द्वारा होता है। क्लियर? अब गौर से देखिए बेटा, ये जो सेमिनीफेरस जो ट्यूबल्स है ना बेटा, इनके चारों तरफ यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ होता है, एक टिश्यू होता है, और उस टिश्यू को कहते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। जो खाली स्पेस होता है इनके बीच में इस तरह से भरा हुआ होता है। प्रत्येक सेमिनीफेरस ट्यूबल्स के चारों तरफ एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर विशेष प्रकार की इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा? यहीं पर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं बेटा सर्टोली कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सर्टोली की कोशिकाएं। और इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है बेटा। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन या पोषण जो मिलता है आपके स्पर्म को, वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा मिलता है? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा मिलता है। और सर्टोली कोशिकाओं को हम मदर सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इसके सर्टोली कोशिकाओं के। तो सर्टोली कोशिकाएं आपके स्पर्म को क्या देती है बेटा? न्यूट्रिशन देने का काम करती है, ठीक है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है? सेमिनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर या सेमिनीफेरस ट्यूबल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये होती है सेमिनीफेरस ट्यूबल्स, जिनके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है पैसा वेस्ट गया? समझ में तो आ रहा है ना आपको?
जल्दी लिखिए बेटा। ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए अब आगे देखिए, नर लिंग सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं? मनुष्य के अंदर जो मेल होता है उस मेल के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? अच्छा, एक चीज सबको पता है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं फीमेल और मेल के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक होते हैं बेटा आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, मेल के अंदर मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है जो जनन में डायरेक्टली भाग लेता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो कि जनन में डायरेक्टली भाग लेता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया में डायरेक्टली भाग लेता है? कर दिया गलत, कर दिया गलत, यही तो कारण है बेटा। ठीक है, अब देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरे होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे जनन में भैया वो सहायक होता है, पेनिस एक सहायक ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन में, वो करता थोड़ी है, जनन थोड़ी करता है। जनन तो हम किसको कहते हैं? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कहां से होगा बेटा? जायगोट से बनेगा। जायगोट का निर्माण किससे होगा? स्पर्म और ओवेरी के, ओवम के द्वारा होगा। और स्पर्म और ओवम का निर्माण किसके द्वारा होता है? टेस्टिस और ओवेरी के द्वारा। तो जनन में तो डायरेक्टली कौन भाग ले रहा है? कौन भाग ले रहा है? टेस्टिस और ओवेरी। ये दोनों ही संरचना ना हो तो फिर जनन कहां से होगा? पेनिस को भूल जाओ बेटा, पेनिस नहीं होता, ठीक है? वो एक एसेसरी ऑर्गन होता है, सहायक अंग होता है पेनिस। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, प्राथमिक जननांग कौन सा होता है, तो आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राथमिक जननांग या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर क्या होते हैं बेटा? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टेस्टिस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म अंदर जाएगा तो ही तो बच्चा डेवलप होगा। ऐसे ही मादा के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? ओवेरी होगा। क्यों होगा? ओवेरी से किसका फॉर्मेशन होगा? ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम का फॉर्मेशन होगा तो फिर भैया इन दोनों में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट फिर कहां पर पहुंचता है? यूट्रस के अंदर, तो ही तो आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था? अच्छा, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक जननांग भी कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए। फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। अब इसके अलावा पेनिस हुआ, स्क्रोटम हुआ, या आपकी डिफेंस सॉरी वासा डिफेंसिया हुआ, ये जो भी संरचना है, प्रोस्टेट ग्लैंड हुई, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हुई, ये जो भी ग्रंथियां हैं ये सब क्या है? एसेसरी ग्लैंड होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं जो कि जनन में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नर के अंदर कौन कौन से सेक्स एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्स में हेल्प करती हैं? तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, शुक्राशय भी प्रेजेंट होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पाई जाती है। और इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों की तीनों ग्लैंड मनुष्य के अंदर उसके जनन अंगों में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, एक चीज देखा है आपने, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका जो पेनिस होता है, पेनिस का जो अग्र पार्ट होता है उसमें कभी कभी सफेद पाउडर जमा हो जाता है, सफेद सफेद सा, ये किसकी वजह से होता है? एक ग्लैंड होती है बेटा जिस ग्लैंड का नाम होता है टाइसन ग्लैंड, और उस टाइसन ग्लैंड से एक जर्मिसाइडल पदार्थ का निर्माण होता है जो कि बैक्टीरिया वायरसों को मारने का काम करता है, और वो अंदर जमा होने से वो सफेद सफेद सा पाउडर नजर आता है। चलिए उनके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इतना सा समझ लो। तो तीनों ग्लैंड मनुष्य के अंदर, मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, एसेसरी ग्लैंड के रूप में। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरी ग्लैंड मनुष्य के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो तीनों ग्रंथियों को याद कर लीजिए, ये मनुष्य के अंदर होती है, मेल के अंदर, बाकी की ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए, गर्भाशय में शिशु का पोषण कौन करता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। ये क्वेश्चन न्यूट्रिशन को कहां से मिलता है बेटा, ये क्वेश्चन देख लिया था प्लेसेंटा के द्वारा। भाई यूट्रस के अंदर जो यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलेगा बेटा, प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। अच्छा, लाइव क्लास ऑन है ना बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सुन रहे हो आप मुझे? फोन प्रॉब्लम आ रही है, अभी सुन रहे हैं? साउंड की प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस रखें, थैंक यू। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्म और ओवम के संयोजन से बनने वाली स्टेक कोशिका को क्या कहते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था। क्या कहते हैं, युग्मनज, और युग्मनज को ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। भूल मत जाना बेटा क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है, कैसा होता है। अरे भैया, मनुष्य के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वेजाइना फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, बाहर थोड़ी होता है कहीं। ठीक है, कि बाहर महिला और पुरुष दोनों घूम रहे हैं, बाहर घूमते घूमते उन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। कहां पर होता है, इंटरनल जो ट्यूब होती है उनके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इसलिए कैसा निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बेटा। जल के अंदर जो जीव होते हैं उनमें ज्यादातर जीवों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, क्यों, वो एक मादा होती है, फीमेल होती है, वो अपने ओवम को निकाल देती है, इधर जो मेल होता है वो अपने अंडे को निकाल, स्पर्म को निकाल, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, फिर उनसे नई स्ट्रक्चर डेवलप होती है। वो अलग प्रोसेस है बेटा, उसके बारे में। लेकिन हमारे अंदर जो निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है वो कैसा होता है, इंटरनल। मानव सीमन का पीएच मान कितना होता है, जिसको आप वीर्य कहते हो, वीर्य जो व्हाइट कलर का होता है उसका जो पीएच मान होता है कैसा होता है। सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, कैसा होता है, क्षारीय होता है। वीर्य जो होता है, जो सफेद कलर का निकलता है एजुकुलेशन के द्वारा मादा की योनि में जिसको त्यागा जाता है, उसका कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अब उसका जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है बेटा, क्षारीय नेचर का होता है वीर्य। ठीक है, तो उसका पीएच मान लगभग कितना होता है, 7.2 होता है। कितना होता है, 7.2 होता है बेटा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की तरह। ओके सर, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं को, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है। हमारे बॉडी के अंदर बेटा दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है अनैच्छिक जिनको बोलते हैं वॉलेंट्री, और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री क्रिया एक्टिविटीज। वॉलेंट्री क्रियाएं या ऐच्छिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिन पर हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है, ब्रेन का। अनैच्छिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मेंडुला ऑब्लोंगोटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि जिससे जिनका संबंध अनैच्छिक क्रियाओं से होता है। ठीक है, किससे होता है, अनैच्छिक क्रियाओं से होता है। कई बार आप किसी पानी पूरी की दुकान पर खड़े होते हो, तो पानी पूरी की दुकान पर देख अपन खा नहीं रहे, कई लोग उसको पानी पूरी को खा रहे हो, तो देखते देखते मुंह में लार आ जाती है। आ जाती नहीं आ जाती है, चुपचाप खड़े रहो, लार आ जाएगी, सामने वाला पानी पूरी खा रहा है, आपकी भी इच्छा होगी, लार टपकती रहती है। तो कुछ क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाओं को सेरेब्रम की तरह से नहीं बेटा, मेंडुला ऑब्लोंगोटा। क्या आंसर जाएगा बेटा, मेंडुला ऑब्लोंगोटा, एमओ। नेक्स्ट क्रिया देखें बेटा, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोथ का संबंध किससे होता है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप जब बुक पढ़ते हो ना बेटा, तो मेनिंजाइटिस जो रोग है इसको कई बुक वालों ने वायरस से लिख रखा है, कई बुक वालों ने इसको बैक्टीरिया से लिख रखा है। तो ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस जो रोग होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा निसेरिया मेनिंजाइटिस। क्या नाम होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस। ध्यान रखना, आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस बीमारी होती क्या है बेटा, तो ध्यान से देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से वो समझना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ब्रेन है, जैसे ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, खोपड़ी हो गई, किसी व्यक्ति की
खोपड़ी हो गई, ठीक है, ये खोपड़ी हो गई। तो एक खोपड़ी के ब्रेन के चारों तरफ बेटा 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। एक लेयर आपको डायग्राम से अलग से बताओ, ये खोपड़ी है तो खोपड़ी के ऊपर 3 लेयर होती हैं। एक लेयर तो ये हो गई बेटा, ठीक है, एक लेयर ये हो गई बेटा, और एक परत ये हो गई। ये सबसे अंदर की जो परत है ना ग्रीन कलर की, ये जुड़ी होती है आपकी खोपड़ी से, ब्रेन से जुड़ी होती है बेटा, ठीक है। और सबसे इनर जो परत होती है इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पाया मैटर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, पाया मैटर कहते हैं। क्लियर। मध्य की जो परत होती है बेटा, मध्य की परत को क्या बोलते हैं, इस परत को बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिकनॉइड। क्या कहते हैं बेटा, एरिकनॉइड, ठीक है बेटा। जो सबसे आउटर जो लेयर होती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा डूरामेटर। क्या कहते हैं इसको, डूरामेटर कहते हैं। अब देखिए बेटा ध्यान से सुनना, हमारे ब्रेन के चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन होती है। सबसे इनर जो मेम्ब्रेन होती है जिसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है, डायरेक्टली चिपकी होती है ब्रेन से, ठीक है, इस तरह से होती है लेयर तीनों। इनके अंदर गैप होता है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, गैप होता है तीनों लेयरों के अंदर। अब मैं बताऊंगा इन गैपों को भी क्या क्या बोलते हैं, इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो सबसे अंदर की लेयर तो क्या कहलाती है, पाया मैटर। मध्य की लेयर क्या कहलाती है बेटा, इसको बोलते हैं एरेक्नॉइड। और जो सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डूरामेटर। डूरामेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दृढ़ तानिका। क्या कहते हैं, दृढ़ तानिका। आपकी जो एरेक्नॉइड है बेटा इसको क्या बोलते हैं, जाल तानिका। क्या बोलते हैं, जाल तानिका। और जो सबसे इनर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको बोल रहे हैं पाया मैटर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उसको हिंदी में बोलते हैं मृदु तानिका। क्या कहते हैं, मृदु तानिका। तो आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड इज द डूरामेटर, मिडिल लेयर ऑफ द ब्रेन क्या कहलाती है, एरेक्नॉइड, और इनर लेयर ऑफ द ब्रेन क्या कहलाती है आपकी, पाया मैटर कहलाती है। क्लियर। अब होता क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया के द्वारा एक इन्फेक्शन हो जाता है इन परतों के बीच में, इन परतों में, और उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, उसी इन्फेक्शन होने की घटना को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्लियर। और वो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है किससे संबंधित हुई बेटा, आपके ब्रेन से संबंधित। तो यहां पर मेनिंजाइटिस जो बीमारी है इसका संबंध किससे है, आपके मेरुद्र। अच्छा हाँ, ये 3 लेयर हो गई। इन 3 लेयरों के मध्य में जो खाली जगह है ना बेटा, ये खाली जगह, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक पदार्थ भरा हुआ होता है, और उस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है। इन जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CEREBRO, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं बेटा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव। अब प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव कहां पाया जाता है, जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो पदार्थ भरा हुआ होता है, और इसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसको प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और उसको ग्लूकोज की सप्लाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो सबसे इनर जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है पाया मैटर और एरेक्नॉइड के मध्य में एक क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। कभी कभी ये CSF के नाम से आता है एग्जाम में। किस नाम से आता है, CSF के नाम से आता है। निम्नलिखित में से CSF प्रेजेंट होता है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में भी कहां पर, इन लेयरों के मध्य में। कौन सी लेयर बेटा, डूरामेटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो तीनों लेयर है ना बेटा, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। इन तीनों परतों को संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से हम किस नाम से जानते हैं, मेनिंजाइटिस के रूप में जानते हैं, ठीक है। और मेनिंजाइटिस के अंदर इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके इन्फेक्शन कहां पर होता है, CSF के अंदर होता है। CSF कहां पर भरा हुआ होता है, जो कैविटी प्रेजेंट होती है। जैसे एक कैविटी हो गई आपकी डूरामेटर और एरेक्नॉइड के मध्य में, एक कैविटी हो गई आपकी किसके मध्य में, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के मध्य में। तो इनके मध्य में जो भी फ्लूइड भरा हुआ होता है ना बेटा, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को कहते हैं CSF।
CSF फ्लूइड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। और मेनिंजाइटिस का संबंध प्रमस्तिष्क मेरु द्रव से होता है, CSF से होता है बेटा। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन को तो आप ही सॉल्व कर दोगे यार। निम्न में से मस्तिष्क झिल्ली नहीं है, विच ब्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कौन सी झिल्ली या कौन सी मेम्ब्रेन ब्रेन का पार्ट नहीं है? इस क्वेश्चन को तो आप ही बता दो यार, अभी मैंने डिस्कस किया था। जल्दी से बताओ। सी। इसमें क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, जल्दीबाजी में कर दी ना गलत। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मस्तिष्क झिल्ली है। अरे मुझ पे मत जाइए आप, इस पे सुनिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसको देखिए गौर से। निम्न में से ब्रेन की झिल्ली या मेम्ब्रेन कौन सी नहीं है? अब बताइए आंसर। है ऊपर वाला देख लिया, अरे ऊपर वाला मत देखो, नीचे वाला देखो। 41 वाला, निम्न में से मस्तिष्क झिल्ली है कौन कौन सी होती है? 3 झिल्ली बताई थी मैंने आपको। आउटर मेम्ब्रेन डोरा मैटर, मिडिल लेयर क्या कहलाती है बेटा, एरेक्नोड, और इनर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, पाया मैटर। डोरा मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृढ़ तानिका। एरेक्नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जाल तानिका। सबसे अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, मृदु तानिका। ठीक है, तो तानिका तानिका पकड़िए, देखिए दृढ़ तानिका आउटर लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई बेटा, आउटर लेयर हो गई। इसको क्या बोला था हमने, डोरा मैटर। जाल तानिका हो गई, जाल तानिका को क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्या बोलते हैं, एरेक्नोड। और सबसे अंदर की लेयर का नाम नहीं दे रखा, तो पेरिकार्डियम तो किसका पार्ट है, हार्ट का पार्ट है। हार्ट के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। कार्डियम जहां पर भी वर्ड आए पकड़ लेना, हार्ट से संबंधित बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए और बी दोनों झिल्लियां ब्रेन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? इसका भी आंसर क्या जाएगा बेटा, मेंडुला ऑब्लांगोटा जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर एक तीसरे प्रकार एक क्रियाएं होती है जिनको बोलते हैं रिफ्लेक्स क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स क्रियाएं। आपने देखा होगा बेटा, तुरंत ही आप किसी आग पर हाथ लगा ले तो तुरंत ही हटा लेते हो एकदम से, ठीक है। या फिर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, तो साइकिल जब चलाना सीखा होगा तो आप कई बार गिरे होंगे, ठीक है। और उस वक्त जब स्टार्टिंग में जब हम नई नई साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ी होगी, ठीक है। और जब आप चलाना सीख गए तो कभी कभी ऐसा होता है हैंड छोड़ के भी चला देते हैं वो आप लोग। अनुभव, अभ्यास हो गया उस चीज का, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं बेटा, उन क्रियाओं से संबंधित जो आपके बॉडी के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या होता है बेटा, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्या होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्लियर, तो बेटा कौन सा पार्ट होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्लियर, आंसर दे दोगे सही। अब देखिए, कल से तुम थ्योरी की क्लास में जुड़ जाइए यार, पैसा मत देखा करो। मनी इज नथिंग, और प्रेजेंट टाइम में जितना नॉलेज ले लोगे उतना ही फायदेमंद रहोगे बेटा। समय बदल रहा है बहुत द्रुत गति से, ठीक है। तो इसलिए हाँ, और अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ और अगर आपने परचेज कर लिया तो मैं भी सर से बोलूंगा सर ये मेरा स्टूडेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। चलिए, और भी अपने साथी अगर मैं अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो उनको बोलिए भाई वहां पे चलिए, थोड़ा सा जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। दो न्यूरॉन का संपर्क स्थल क्या कहलाता है, और व्हाट इज द न्यूरॉन्स, इससे संबंधित देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। सबसे बड़ी बात तो आप दिमाग में बैठा लो कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना बेटा, जिस नर्वस सिस्टम के बारे में हमने कल बात की थी, जिस नर्वस सिस्टम के बारे में हमने कल बात की थी कि भाई हमारे नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, सीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। इन तीनों प्रकार के ही नर्वस सिस्टम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये पूरा की पूरा सिस्टम, या हमारे अंदर जो पेरिफेरल जो सिस्टम है, या हमारे अंदर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, सभी का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूरॉन्स कहते हैं।
अब न्यूरॉन्स जो होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा, तो कोशिकाओं को क्या बोल दिया, क्या बोल दिया भाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हमारे ब्रेन की, हालांकि ब्रेन का निर्माण भी कोशिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, जो हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करने वाली जो कोशिका हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स को इसीलिए हमारे तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स कहलाते हैं। अब न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, वास्तव में जो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, देखो गौर से, इस तरह से होते हैं बेटा न्यूरॉन्स। इसके 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के। सबसे पहला पार्ट होता है डेंड्रॉन। ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना बेटा, दोबारा से देखें। देखिए न्यूरॉन्स वास्तव में कैसे होते हैं, इस तरह की न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है बेटा। और हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा, वो देखिए। ये वाला जो हिस्सा होते हैं ना बेटा, यहाँ से तंतुनुमा फिंगर इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है, तंतुनुमा। ठीक है बेटा, गौर से देख लेना, एक क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। जिस न्यूरॉन्स की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है ना, वो ऐसा नजर आता है बेटा। और इसके अंदर कुछ तंतुनुमा फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा, इनको बोलते हैं डेंड्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्रॉन कहते हैं। क्लियर। ये जो सेंटर होता है, सेंटर जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं साइटोन। इसको क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। और ये जो लंबा सा जो पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने केवल और केवल एक न्यूरॉन्स की बताई है। अब लाखों में करोड़ों में न्यूरॉन्स जुड़ते हैं आपस में, तो नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। अब ध्यान से देखिए, एक दूसरा न्यूरॉन्स होता है बेटा, और दूसरा न्यूरॉन्स जो होता है, उस न्यूरॉन से अगर ये जुड़ जाए, नीचे की साइड में जब दूसरा न्यूरॉन्स होगा तो उससे ये जुड़ जाता है और इस तरह से गुच्छानुमा स्ट्रक्चर बना लेता है बेटा। ठीक है। और इस गुच्छानुमा स्ट्रक्चर को बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। जो दो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स ये हो गया, एक न्यूरॉन्स इधर से आएगा तो वहां पर जुड़ेगा, तो जुड़ने वाले स्थान पर को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है साइटोन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सोन। अब डेंड्रॉन, एक्सोन, साइटोन क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपके बॉडी से सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाने का जो काम करते हैं वो करते हैं बेटा डेंड्रॉन। कौन करता है, डेंड्रॉन। आपके शरीर से सूचनाओं को जो ब्रेन की ओर ले जाता है वो कौन करता है, डेंड्रॉन। और ब्रेन से जो एक्शन होता है, जो एक्शन लेना होता है, उन सूचनाओं को आपके शरीर के किसी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सोन करता है। कौन करता है, एक्सोन करता है। समझ गए। संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है, डेंड्रॉन। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो संवेदनाओं को दूर ले जाती है उनको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोन। सूचनाओं को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। समझ गए। और न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, सॉरी क्या होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आपके शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, स्पर्म वाली सेल्स होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, स्पर्म वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स के मध्य में संपर्क जो स्थल होता है, कांटेक्ट जो होता है, फ्यूजन जो होता है, उस फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चल कण किन कोशिकाओं की विशेषता होती है। अभी मैं आपको बताना भूल गया बेटा, वो जो डायग्राम बनाया था ना मैंने, साइटोन जो बनाया था, साइटोन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के। साइटोन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बेटा।
इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को बोलते हैं बेटा निश्चल के कण। क्या बोलते हैं इनको? निश्चल कण कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, थ्योरी की क्लास में बताएंगे। ठीक है बेटा, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स के अंदर। भ्रूण का गर्भाशय की ओर स्थानांतरण कौन सी अवस्था में शुरू होता है? कौन सी अवस्था में शुरू होता है बेटा? मॉरूला अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मॉरूला अवस्था में, गर्भाशय की ओर। भाई सबसे पहले तो जो आपका एम्ब्रियो है ना, वो मादा के कहां पर आएगा बेटा? यूट्रस की दीवारों पर आएगा। यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बना, उसको युग्मनज को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ लाएगा? यूट्रस की दीवारों पर चिपका देगा बेटा। और इस अवस्था से मॉरूला अवस्था का प्रारंभ होता है, मॉरूला स्टेज होती है। फिर ये मॉरूला स्टेज से धीरे धीरे कहां पर मूव करेगा? गर्भाशय के मध्य में मूव करेगा बेटा। फिर यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं बेटा, आपका जो योनि होती है ना महिलाओं की, वो एक्चुअली में पार्ट किसका है? वो यूट्रस का ही पार्ट होता है, अलग से नहीं होती कोई योनि। ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं बेटा, जो न्यूरॉन्स होते हैं लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, और जो स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं वो स्पर्म होता है बेटा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछे तो ओवम होता है। महिलाओं का जो ओवम होता है ना, अंडाणु जो होता है, वो लार्जेस्ट सेल्स होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, भ्रूण, हाँ ये क्वेश्चन हो गया मॉरूल अवस्था, आंसर दे देना इसका। सर्वाधिक गर्भावधि किस जंतु में होती है? चारों में बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हाथी। हाथी में बोल देना बेटा। ठीक है, इसमें लगभग 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 625 दिन की गर्भावधि होती है। कितने डेज की? 625। मनुष्य के अंदर कितना होता है बेटा गर्भाकाल? कितना होता है, जल्दी से बताइए। मनुष्य के अंदर गर्भाकाल कितना होता है? 9 महीने। अगर आपसे डे के बारे में पूछे तो डे में कितने होते हैं? 9 महीना तो बच्चे बच्चे को पता होता है। 9 महीना तुझे पेट में रखा है, ये तो हर माँ बोलती है अपने बच्चे को, जब नहीं पता तुरंत बोल देते हो नहीं पता। 280 डेज होते हैं। गर्भाकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है बेटा? 280 डेज की होती है महिलाओं हमारे अंदर। ठीक है, ऊंट के अंदर लगभग 400 डेज की होती है। वेल मछली का मुझे कंफर्म नहीं कितना होता है बेटा। ठीक है, आप देख लेना। हाथी के अंदर सबसे ज्यादा गर्भावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में युग्मक निर्माण के दौरान कोश का विभाजन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्स रिप्रोडक्शन करने वाले जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन कौन सा होता है? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर, जैसे मान के चलो हमारे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46 क्रोमोसोम है। जब इनके अंदर 46 क्रोमोसोम जो होते हैं, अगर अर्धसूत्री विभाजन या माइटोसिस अगर होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 23, यानी आधी हो जाती है। ठीक है, और मियोसिस जो डिवीजन होता है उसके अंदर 46 का क्या होता है बेटा? उसके अंदर 46 का डबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, जब आपके जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्पर्म और ओवम जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके परिणाम स्वरूप जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और जायगोट के निर्माण के बाद में उसके अंदर जो डिवीजन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा डिवीजन होगा? उसके अंदर हाफ होता है बेटा। कौन सा होता है? हाफ होता है। माइटोसिस प्रेजेंट होता है। अगर मान के चलो डबल डबल हो गया तो क्रोमोसोम की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम की संख्या एक निश्चित क्रम में होती है, 46 ही होती है, 46 से ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, भ्रूण परिवर्तन के दौरान कौन सा, ये तो अपने देख लिया बेटा। भ्रूण परिवर्तन के दौरान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कौन सा कोश का विभाजन होता है? निषेचन क्रिया से निर्मित कोश का, जिसमें संपूर्ण भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन क्या है बेटा? युग्मनज। इसका आंसर क्या जाएगा? युग्मनज हो जाएगा बेटा। अभी मैंने आपको काफी डिस्कस किया है। पलकों का झपकना कौन सी क्रिया है? आपकी जो पलकें झपकाते हो ना बेटे, कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक या प्रतिवर्ती या ऐच्छिक? रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा। कौन सा है? एकदम आप अंधेरे से लाइट के उजाले में जाओगे तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है,
ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो कौन सा है क्रिया बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक फंक्शनल एंड एक्सट्रैक्शन यूनिट कौन सी होती है? अभी मैंने आपको बताया था न्यूरॉन्स होती है। कौन सी होती है बेटा? न्यूरॉन्स होती है। आज के लिए इतना ही। जो भी आपके कंटेंट में जितने भी बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, सुबह मॉर्निंग में थ्योरेटिकल क्लास स्टार्ट होने वाली है, सुबह मॉर्निंग में 7:30 से 9:30। ठीक है दोस्तों, जो भी आपके कंटेंट में जो भी बच्चे हैं उनको अवगत कराइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।